तो हम जो लास्ट क्लास में हमने किया था बच्चों, वो था सिंपल माइक्रोस्कोप। आज हम लोग करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो हेडिंग लगा दो कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन इतनी ज्यादा नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज किया। फिर सिंपल एक्सक्यूज मी सर। माइक्रोस्कोप हाँ जी। सर कैमरा थोड़ा नीचे है सर, ऊपर का बोर्ड नहीं दिख रहा। यस। नाउ सी, ठीक है। यस सर। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन कितनी थी? 9 टाइम्स मैग्नीफाई कर रहा था इमेज को। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सिंपल माइक्रोस्कोप 9 टाइम्स मैग्नीफाई कर देता है किसी ऑब्जेक्ट के इमेज इमेज जो बनाता है। तो फिर हम चाहते हैं कि मैग्निफिकेशन 100 टाइम्स हो जाए, 200 टाइम्स हो जाए, यानी बहुत बड़ी मैग्निफिकेशन के लिए हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करना होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है क्या? फॉर लार्ज मैग्निफिकेशन, और लार्ज मैग्निफिकेशन for large magnification, more than one convex lenses, more than one convex lenses are used. More than one convex lenses in combination are used. हमें पता है सिंपल माइक्रोस्कोप एक कॉन्वेक्स लेंस था, वो मैग्निफिकेशन हमें करके दे रहा था। लेकिन अगर हम एक से ज्यादा कॉन्वेक्स लेंस यूज करें तो हम और ज्यादा मैग्नीफाई कर सकते हैं चीजों को। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऐसा ही है। तो बेटा हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑफ टू लेंसेज। हमने दो लेंसेज वाला पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप सिर्फ दो ही लेंस वाला होता है। बहुत सारे लेंसेज इन कॉम्बिनेशन यूज होते हैं। अगर बहुत ज्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए तो नंबर ऑफ लेंसेज बढ़ा दो, लेकिन हमारे सिलेबस में ये दो लेंस वाला ही है। तो इन कॉन्वेक्स लेंस दो तरह के लेंसेज यूज होंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में दो वाला है। टू कॉन्वेक्स लेंसेज, टू कॉन्वेक्स लेंसेज, इनके नाम होते हैं, एक को हम लोग बोलेंगे बच्चे आईपीस, आईपीस लेंस, और दूसरे वाले का नाम होगा ऑब्जेक्टिव लेंस। टू कॉन्वेक्स लेंसेज, वन इज आईपीस लेंस, अदर वन इज ऑब्जेक्टिव लेंस, आर यूज्ड। तो ये दो यूज किए जाते हैं। अब बेसिकली आईपीस क्या है? ये वो लेंस है जो हमारी आई के क्लोज होगा। आपको पता है हमारे ऐसा होता है ना, माइक्रोस्कोप देखा होगा आपने लेबोरेटरी में, या वैसे भी पिक्चर वगैरह देखी होती है। तो एक लेंस हमारे आई के क्लोज होता है तो वो होता है आईपीस, और एक लेंस हमारा ऑब्जेक्ट के क्लोज होता है, और वो जो लेंस होता है यहाँ नीचे वो होता है ऑब्जेक्टिव। तो दो लेंस यूज करेंगे, जो आई के नियर बाय है वो आई पीस, और जो ऑब्जेक्ट के नियर बाय है उसे ऑब्जेक्टिव बोलेंगे। तो इट इज यूज्ड टू मैग्नीफाई, it is used to magnify, it is used to magnify the small objects by
यू कैन से दैट बाय 100 टाइम्स और मोर। मतलब किसी चीज को 100 या 100 से ज्यादा मैग्नीफाई अगर हमने करना है, इतने ज्यादा मैग्निफिकेशन करनी है, तो हम ये चीज यूज कर लेते हैं। तो ये कुछ वैसे ही बेसिक से पॉइंट्स हैं, आगे हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। अच्छा बच्चे, एक और पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, जो ये आईपीस वाला लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग आईपीस लेंस यूज करेंगे। आईपीस जो लेंस है, इट इज बेसिकली अ सिंपल माइक्रोस्कोप। आईपीस लेंस इज बेसिकली अ सिंपल माइक्रोस्कोप, मतलब उसका काम सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा ही है। इसलिए सिंपल माइक्रोस्कोप के सारे रिजल्ट जो हमने लास्ट क्लास में निकाले थे, वो हम लोग आईपीएस में डाल देंगे। आईपीएस में जो लेंस यूज करेंगे वहां हमारे काम आएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स नोट कर लिए बच्चों। ये वैसे ही इंट्रोडक्शन सी थी, नथिंग एल्स। क्लियर है सबको ये? यस सर। चलो ठीक है, फाइनली अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे, नंबर 1 पॉइंट, एंड देन वही चीज निकालेंगे, मैग्नीफाइंग पावर जो हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में निकाली थी, वही सेम चीज। तो बेटा इसमें हमारे पास क्या है, एक तो है ये वाला लेंस, ये एक लेंस ये रहा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है। दिस वन इज ऑब्जेक्टिव लेंस। इसकी फोकल लेंथ कम होती है, यहाँ लिख लेना एफ स्मॉल है, ये छोटी फोकल लेंथ का है, कम फोकल लेंथ का है। यहाँ पर हमारे पास एक बड़े वाला लेंस है, और इससे बड़ा लेंस है। ये जो लेंस है, दिस इज आईपीस। ये आईपीस लेंस है जो दूसरा लेंस है, और इसकी जो फोकल लेंथ है ये लार्ज होती है, ये ध्यान रखना। एक छोटी फोकल लेंथ का है और एक बड़ी फोकल लेंथ का है, दोनों का कॉमन प्रिंसिपल एक्सेस। मान लो क्योंकि इसकी फोकल लेंथ कम है तो बहुत छोटी सी होगी, यहाँ कहीं होगी, देखो बिल्कुल नियर बाय फोकस में यहाँ बना रहा हूँ। इसके जो दो फोकस हैं वो लेंस के काफी क्लोज हैं, बिकॉज इसकी फोकल लेंथ बहुत कम है। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, तो इसकी फोकल लेंथ बहुत छोटी है। अच्छा, इसकी फोकल लेंथ होगी बच्चे ज्यादा, ये क्योंकि इसकी फोकल लेंथ लार्ज है तो ये ज्यादा वाला होगी। अब ये ऑब्जेक्टिव है तो इसके फोकस को एफ ओ और एफ ओ करके डिनोट करेंगे। ओ मतलब यहाँ पे ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है। इस बार जो हम ऑब्जेक्ट रखने वाले हैं जिसे हमने मैग्नीफाई करना है, वो इसके पीछे रखा जाएगा, वो अपने आप पीछे चला जाएगा। यहाँ रखा हमने ऑब्जेक्ट ए बी, वो अपने आप पीछे, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी फोकल लेंथ कम है। तो ऑब्वियसली अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा भी दूर रखेंगे ना, तो वो अपने आप इसके फोकस को क्रॉस कर जाएगा। यस और नो? बात समझ रहे हो मेरी? हाँ जी बच्चों, बात समझ रहे हो? ये इसकी फोकल लेंथ बहुत कम है। अब मुझे अगर कोई ऑब्जेक्ट देखना है, मैं यहाँ माइक्रोस्कोप रखूंगा, तो ये डिस्टेंस, और ऑटोमेटिकली थोड़ा सा भी अगर हम लोग डिस्टेंस रखें ऑब्जेक्ट और माइक्रोस्कोप के बीच में, क्योंकि यहाँ जो ऑब्जेक्टिव लेंस लगा है इसकी फोकल लेंथ कम है, तो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट फोकस से पीछे शिफ्ट होगा, वो उसकी लोकेशन ही थोड़ी पीछे हो जाएगी। यस और नो? यस सर। ओके, तो यहाँ से शुरू करते हैं। एक रे बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये निकली, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से निकली, दो रेज आ गई। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे वो तो फोकस से पास करेगी ऐसे, और जो रे ऑप्टिकल सेंटर से निकली वो बिना डेविएशन के क्रॉस कर जाएगी, और इमेज कहीं यहाँ कहीं बन जाएगी हमारे पास। तो ये दोनों रेज यहाँ पे मीट की, तो ये बन गई हमारे पास इमेज। इमेज बेटा, इमेज जो हमारे पास बनी है दैट इज ए डैश और बी डैश, ये बन गई इमेज। ऑब्जेक्टिव ने जो इमेज बनाई वो यहाँ बनाई। अब ये इमेज दूसरे वाले लेंस के लिए, यानी आईपीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। अब क्या होगा, अब ये ऑब्जेक्ट की तरह, इसे ऑब्जेक्ट मानो, दिस इज ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस बट इट इज इमेज फॉर ऑब्जेक्टिव। इस लेंस की ये इमेज है लेकिन उसके लिए ये ऑब्जेक्ट है। अब इस यहां से दो रेज निकालो ए डैश बी डैश वाले ऑब्जेक्ट से, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एक इसके ऑप्टिकल सेंटर से। ये दो रेज निकली, ध्यान से देखते रहना वीडियो में। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एक ऑब्जेक्टिव की तरफ।
जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है बेटा, इसकी फोकल लेंथ बड़ी होगी। मान लो ये रहा फोकस आई पीस का, और इसका दूसरा फोकस यहाँ कहीं होगा। अच्छा, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो तो पास करेगी फोकस से, इस तरह से, वो तो पास करेगी फोकस से। और जो रे ऑप्टिकल सेंटर पे गई वो बिना डेविएशन के क्रॉस करेगी लाइक दिस। तो यहां तो ये कभी मीट नहीं करने वाली। तो अगर हम इन्हें बैकवर्ड प्रोड्यूस करें, इन दोनों रेस को, इसको भी और उस वाली को भी, इन्हें बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो ये यहां कहीं जाके मीट करेंगी, डाउनवर्ड इस जगह पे। तो हमारे पास क्या बनेगा बेटा, एक मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। देखो हमारे पास एक मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। तो ये हमारे पास बन गई इमेज, ये बन गई ए डबल डैश और बी डबल डैश। तो दिस इज अवर फाइनल इमेज, ये बनी फाइनल इमेज। तो देखो ऑब्जेक्ट छोटा सा था, ऑब्जेक्ट छोटा सा था, उसको 2 बार मैग्नीफाई करके भेजा तो ये बनी फाइनल इमेज। ये है हमारी मैग्नीफाइड इमेज, जो 100 टाइम्स कह सकते हो, रफली 100 टाइम्स मैग्नीफाई हो गई। इसमें होता क्या है कि वन लेंस इज कंपाउंडिंग द इफेक्ट ऑफ अदर लेंस, यानी आईपीस जो है वो ऑब्जेक्टिव के इफेक्ट को और ज्यादा कंपाउंड कर रहा है, और ज्यादा मैग्नीफाई कर रहा है, और इसलिए हमें एक बड़ी इमेज मिल रही है यहाँ पे। तो दिस इज रे डायग्राम। बेटा रे डायग्राम में किसी को कोई प्रॉब्लम है, एनीथिंग, क्या समझ आ गया? सर समझ आ गया। ओके, तो ये हो गया। इसे आप ऑप्टिकल सेंटर ओ नाम दे दो यहाँ पर, इसका जो है। चलो ये सारा डाटा अपने पास, सबसे पहले तो यही बनाना है। अब हमने निकालनी है मैग्निफिकेशन। बेसिकली इसकी मैग्नीफाइंग पावर चाहिए हमें। कुछ डिस्टेंसेस मार्क कर लेते हैं, ध्यान से सुनना। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट किसके लिए है? इट इज ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस। तो बेटा ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए, तो इसे यू ओ कह रहे हैं। फिर इस वाले लेंस ने इमेज बनाई है ए डैश बी डैश, तो इसके लिए ये बन गया इमेज डिस्टेंस। अब ये वाला इमेज डिस्टेंस किसके लिए? ऑब्जेक्टिव ने बनाई है इमेज, तो दिस इज इमेज डिस्टेंस वी ओ, यानी ऑब्जेक्टिव ने कहा इमेज बनाई, वो यहां बनाई। अब ये जो इमेज है ए डैश बी डैश, ये आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट बन गई। तो आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, ये यू है, लेकिन आई पीस के लिए यू ई है ये, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस। और इमेज डिस्टेंस फॉर आई पीस कैसे होगा? यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, इमेज से लेके यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, दिस इज इमेज डिस्टेंस फॉर आई पीस। इज इट क्लियर बच्चों? ये सारे डिस्टेंसेस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव का, इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आई पीस का, और इमेज डिस्टेंस आई पीस का। इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर। चलो शाबाश। तो ये बना लो पहले, फिर अपना काम शुरू करते हैं मैग्निफिकेशन का। हमें चाहिए मैग्नीफाइंग पावर। बेटा मैग्नीफाइंग पावर निकालने का एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, सबको याद होगा, हम पहले भी किया था। मैग्नीफाइंग पावर बोले तो बीटा बाय अल्फा, ये चाहिए हमें। बीटा अपॉन अल्फा निकालना है। मतलब किसी तरह अगर हमें बीटा और अल्फा की वैल्यू मिल जाए, अल्फा तो हम पहले ही निकालते हैं, हमें पता है, वो तो फिक्स है। बीटा चाहिए, बीटा, दैट इज विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज एट आवर आई। तो ये रही हमारी फाइनल इमेज, ये रही हमारी फाइनल इमेज। आंख हमारी यहाँ पे है कहीं पे, तो विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज, ध्यान से देखो, ये रही फाइनल इमेज, ये रही फाइनल इमेज। ये जो एंगल बना रही है आई पे, मतलब बच्चे यहाँ जो एंगल बन रहा है ये वाला, दिस एंगल इज बीटा, दैट इज विजुअल एंगल formed by final image at our eye, visual angle formed by final image at our eye, that is beta. तो बेटा मान लो let beta is equal to the visual angle formed by final image, visual angle formed by final image
फाइनल इमेज एट आवर आई। तो ये तो हो गया बीटा, हमारी आंख में इतना एंगल बना रही है वो। तो अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लूं, ट्राइंगल ओ ए डैश बी डैश, इस ट्राइंगल से मैं टेंजेंट बीटा निकाल सकता हूं। तो बेटा इन ट्राइंगल ओ ए डैश बी, इन ट्राइंगल ओ ए डैश बी डैश, if I calculate tan beta is perpendicular upon base, तो बच्चे परपेंडिकुलर होगा a डैश b डैश और बेस होगा a डैश o। तो परपेंडिकुलर हो गया बच्चे a डैश b डैश और बेस हो गया a डैश o। दिख रहा है ना स्टूडेंट, सबको दिखाई दे रहा है ना? Yes, sir. ओके, नाउ a डैश b डैश, a डैश o किसके इक्वल है? a डैश है u e के इक्वल। तो a डैश o को लिख सकते हैं u e। तो ये बन गया बेटा a डैश b डैश डिवाइडेड बाई यू ई। ए डैश ओ की जगह यू ई डाल दिया। अब ध्यान से सुनना, लिसन केयरफुली, यहां पर साइन कन्वेंशन नहीं लगाएंगे, यहां पर साइन कन्वेंशन नहीं लगाएंगे कि ये माइनस में लेंगे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। कोई मुझे बताएगा क्यों नहीं लगा रहे हैं यहाँ साइन कन्वेंशन? ए डैश ओ की जगह यू ई पुट कर रहे हैं, माइनस यू ई नहीं डाल रहे, ऐसा क्यों कर रहे हैं? एनीवन स्टूडेंट? बेटा यहाँ इसलिए नहीं साइन कन्वेंशन यूज कर रहे क्योंकि ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो मैथमेटिक्स है, टेंजेंट बीटा रेशियो निकाल रहे हैं हम लोग। अगर तो हम लोग फॉर्मूला यूज करें, मिरर फॉर्मूला, ऑब्जेक्ट लेंस फॉर्मूला वगैरह वगैरह, तो रे ऑप्टिक्स के जो फॉर्मूलेज हैं जब वो अप्लाई करेंगे तो साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यूज डालनी है। अब यहाँ कोई ये रे ऑप्टिक्स का फॉर्मूला थोड़ी है, ये तो हमने एक ट्राइंगल लिया और इसका टेंजेंट बीटा निकाला, तो इसमें नहीं लगाना साइन कन्वेंशन। समझ गए सारे? ठीक है, कोई डाउट? Yes, sir. नाउ इसके बाद, इस स्टेप के बाद अगला स्टेप यहाँ लिखेंगे हम लोग। इसके बाद लिखोगे एज बीटा इज अ स्मॉल, क्योंकि हमारा बीटा एंगल छोटा एंगल है, इट इज स्मॉल एंगल, तो देयरफॉर tan बीटा is approximately equal to beta, so therefore we can write beta is equal to a dash b dash divided by ue, क्योंकि ये छोटा एंगल है, तो a dash b dash divided by ue। तो बच्चे इसे मान लो हम लोग इक्वेशन नंबर 1, लेट्स से दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अब हम लोग कंसीडर करेंगे अपना ऑब्जेक्टिव लेंस। कंसीडर दिस ऑब्जेक्टिव लेंस, यहाँ लिखो आगे, कंसीडर ऑब्जेक्टिव लेंस, कंसीडर ऑब्जेक्टिव लेंस। तो बेटा ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, MO करके लिखेंगे इसको। मैग्निफिकेशन के फॉर्मूलेज आपको पता होंगे। अब यहाँ साइन कन्वेंशन लगाएंगे, यहाँ साइन कन्वेंशन इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये रे ऑप्टिक्स के फॉर्मूलेज हैं। तो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस होगा V अपॉन U। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए VO राइट साइड पे आप पॉजिटिव लेंगे, VO डिवाइडेड बाय UO, ये लेफ्ट साइड पे नेगेटिव लेंगे, माइनस UO, एंड ऑल्सो इट इज इक्वल टू, ऑल्सो इट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बेटा ये है हमारे पास हाइट ऑफ इमेज और ये रहा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मान लो कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट को हम लोग ले रहे हैं बच्चे h ले रहे हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को, और हाइट ऑफ इमेज जो यहाँ बन रही है, लेट्स से इट इज h डैश, हाइट ऑफ इमेज। तो बेटा ये h डैश जो है हाइट ऑफ इमेज, ये नेगेटिव है, इन्वर्टेड है, तो ये माइनस में लेंगे। हाइट ऑफ इमेज आएगी माइनस h डैश डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ये इरेक्ट है, तो इसे पॉजिटिव लेंगे, डिवाइडेड बाय प्लस h। अच्छा यहाँ थोड़ी सी चेंजेस कर लो, a डैश b डैश को हम लोग क्या लिखेंगे? a डैश b डैश हमारा h डैश है, तो इसको ऐसे करके लिख सकते हैं h डैश डिवाइडेड बाय ue, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1। नाउ बेटा बीटा की वैल्यू है h डैश बाय ue, और ये h डैश की वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन से निकालेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस से, और फिर यहाँ डाल देंगे। ध्यान से देखना, यहाँ से इन दोनों को लिया हमने,
मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले यूज किए। ये समझ आ गया बच्चों आपको? मैग्निफिकेशन के हमने फॉर्मूले यूज किए हैं। लेंस के लिए मैग्निफिकेशन होती है v अपॉन u, और ऑल्सो इट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एनी डाउट स्टूडेंट? सबको समझ आ गया ये? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो यहां से हम लोग अगर h डैश कैलकुलेट करेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा क्योंकि इन दोनों को इक्वेट करोगे, तो हमारे पास h डैश की वैल्यू आएगी VO डिवाइडेड बाय UO इंटू h। ये वैल्यू आएगी h डैश की, और इसको मान लो बच्चे इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, ये h डैश की वैल्यू उठाकर फर्स्ट में पुट कर देंगे, उसके बाद यहां आ जाना। Put 2 in 1. Student, just wait for 1 minute. I am coming back. आप ऐसा करो, h डैश की वैल्यू इक्वेशन 2 से उठा के 1 में डालो और बीटा की वैल्यू निकाल दो तब तक। नाउ बच्चे h डैश की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दी, तो हमारे पास बीटा का जो आंसर आएगा, बीटा इज इक्वल टू h डैश की जगह पुट करेंगे VOH बाई UO, VO इंटू एच डिवाइडेड बाई UO डिवाइडेड बाई UE, तो यहाँ चल ही रहा है, तो ये हमें मिल गई बीटा की वैल्यू। नाउ बेटा बीटा मिल गया। मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है बीटा अपॉन अल्फा, उसमें हमें बीटा चाहिए, बीटा हमने निकाल लिया ये सारे स्टेप फॉलो करके। बीटा निकालने तक का किसी को कोई डाउट है? यस और नो? यस बच्चों, समझ आ गया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे अल्फा। नाउ बेटा अल्फा के लिए, अल्फा कैसे निकालोगे? आओ, अल्फा के लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। हमें अपना ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, ये वाला ऑब्जेक्ट, ये रहा अपना ऑब्जेक्ट ए बी जिसकी हाइट है h। ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, हाइट है इसकी h। अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को d डिस्टेंस दूर रखें अपनी आई से, अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को d डिस्टेंस दूर रखें फ्रॉम आवर आई डायरेक्टली, कोई लेंस वेंस कुछ नहीं बीच में, तो ये ऑब्जेक्ट जो हमारी आंख पे एंगल बनाएगा, अगर हम इसे d डिस्टेंस दूर रखें, तो इसे कहते हैं हम लोग अल्फा एंगल। आपको पता है, ऐसे ही डिफाइन किया था। तो अल्फा क्या है? इट इज विजुअल एंगल, it is visual angle formed by object, visual angle formed by object at our eye without any lens, without any, at our eye naked eye होनी चाहिए, directly kept at distance d, at our eye kept at distance d, तो वो बनेगा अल्फा। तो बच्चे यहाँ से अगर हम लोग tan अल्फा कैलकुलेट करें, that is perpendicular upon base, तो इट इज h अपॉन डी, तो tan अल्फा आएगा h अपॉन डी। अल्फा भी बहुत छोटा है, एज अल्फा इज स्मॉल, एज अल्फा इज अ स्मॉल, तो देयरफॉर tan अल्फा को अप्रोक्सीमेटली अल्फा लिख देंगे, और विच इम्प्लाइज हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी h अपॉन डी। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो बेटा बीटा की वैल्यू हमें मिल चुकी है, अल्फा की वैल्यू अब हमें मिल चुकी है, अब क्या बचा? अब कुछ नहीं बचा, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला लगाओ, बीटा अपॉन अल्फा, दोनों की वैल्यूज पुट कर दो, वी विल गेट अवर आंसर। So there, now magnification, magnifying power, now magnifying power is equal to
मैग्नीफाइंग पावर कैपिटल M इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा। मैग्नीफाइंग पावर इज बीटा बाय अल्फा, और बीटा और अल्फा की वैल्यू डाल दोगे। बेटा ये वाला सबका नोट हो गया इधर से, ये नोट कर लिया? Yes, sir. Yes. ओके। तो फाइनली क्या रिजल्ट आएगा देखो। उसके बाद यहाँ पे m की वैल्यू जो हमारे पास आएगी दैट इज इक्वल टू, बीटा की वैल्यू है VOH डिवाइडेड बाय UO इंटू UE इंटू, अच्छा, और अल्फा की वैल्यू है H/D। तो रेसिप्रोकल करके डालेंगे D/H, क्योंकि वो डिवीजन में है। तो बेटा H से H कट जाएगा, हमारे पास फाइनली फॉर्मूला तैयार हो गया m के लिए। इट इज VO डिवाइडेड बाय UO इंटू D डिवाइडेड बाय UE। ये फॉर्मूला तैयार हो गया। नाउ बेटा ये जो है VO बाय UO ये है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, और D बाय UE ये है मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। आप मेरी बात ध्यान से सुनो, मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, क्या ये सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला था ना हमारे पास? D बाई U, जर्नल फॉर्मूला ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर हमने कल डिराइव किया था, D बाई U। तो यहां से हमें समझ आ रहा है कि जो हमारा आईपीस है वो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप का रिजल्ट है ये D डिवाइडेड बाई U। इज इट क्लियर बच्चों? Yes, sir. मतलब सिंपली मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई कर दो, वी विल गेट आवर आंसर। तो बेटा इट इज जर्नल फॉर्मूला, ये जो है ये जर्नल फॉर्मूला है। इट इज जर्नल फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन, जर्नल फॉर्मूला फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए एक हमारे पास एक जर्नल फॉर्मूला तैयार हो गया, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप लिख लेना इसको ऐसे। इट इज जर्नल फॉर्मूला फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। I hope it is clear to all of you. Magnifying power of compound microscope. Clear है बच्चों सबको? Yes, sir. चलो कर लो, इसको नोट कर लो, 2 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट नोट कर लो। हो जाए तो मुझे बता देना। यस बच्चों, सबका हो गया? डन? यस और नो?
मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। Yes, sir. तो नाउ जनरल फॉर्मूला मिल चुका है। तो फाइनली हमारा जर्नल फॉर्मूला आ गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे केसेस। अब इसमें केस में कुछ नई चीज नहीं है। केस नंबर 1 मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए, केस नंबर 1 फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, ये तो जर्नल फॉर्मूला है बट ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन जैसे हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में किया था वही करेंगे यहाँ पे। फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन फाइनल इमेज is formed at कैपिटल D डिस्टेंस। फाइनल इमेज कैपिटल D डिस्टेंस पे बनेगी। तो देयरफॉर बच्चे जो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन आएगी वो हमारे पास आएगी VO डिवाइडेड बाई UO, और वहां पर D बाई यू की जगह क्या आ जाता है? फिर D बाई यू की जगह आ जाता है 1 प्लस D बाई एफ ई। D बाई एफ आता है। चेक करो, सिंपल माइक्रोस्कोप का रिजल्ट चेक करो बेटा। D बाई यू की वैल्यू 1 प्लस D बाई एफ होती है अगर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है तो। सिंपल माइक्रोस्कोप में चेक करो जाके। समझ गए ना मैंने क्या किया? Yes, sir. D बाई यू जर्नल फॉर्मूला है सिंपल माइक्रोस्कोप का, और हमारा आईपीस जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रहा है। इट इज एक्टिंग लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो D बाई यू इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस D बाई एफ। तो इसलिए मैक्सिमम मैग्निफिकेशन आएगी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ये। दिस इज मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। नाउ केस नंबर 2, अगर हमें मिनिमम मैग्निफिकेशन चाहिए, केस नंबर 2 फॉर मिनिमम मैग्निफिकेशन, जिसे हम लोग नॉर्मल एडजस्टमेंट भी कहते हैं। फॉर मिनिमम मैग्निफिकेशन, और यू कैन से दैट इट इज द केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट। केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट for minimum magnification, final image is formed at infinity. Final image is formed at infinity. इस केस के लिए हमारे पास मैग्निफिकेशन की जो मिनिमम वैल्यू आएगी, मैग्निफिकेशन मिनिमम, इट कम्स आउट टू बी VO डिवाइडेड बाई UO इनटू। अब बेटा D बाई यू की मिनिमम वैल्यू सिंपल माइक्रोस्कोप में की थी, दैट कम्स आउट टू बी D बाई FE ओनली। 1 यूनिट कम होती है। तो दिस इज मिनिमम मैग्निफिकेशन। तो फाइनली यार कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो टॉपिक है ये भी कंप्लीट हो गया। तो बेटा माइक्रोस्कोप का पूरा टॉपिक खत्म हो गया यहाँ पे। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है इस पूरे टॉपिक में तो यू कैन आस्क, प्लीज बताओ किसी भी बात पे कोई डाउट आ रहा हो। आई No, रिपीट sir. बेटे, जर्नल फॉर्मूला ये रहा। आई रिपीट, जर्नल फॉर्मूला ये रहा, VO बाई UO इंटू D बाई यू। अब D बाई यू की मैक्सिमम वैल्यू आती है 1 प्लस D बाई एफ, और D बाई यू की मिनिमम वैल्यू आती है D बाई एफ ओनली। ये हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में किया था। तो अकॉर्डिंगली हमारे रिजल्ट आ गए। अगर आपको क्वेश्चन में लिखा है कि आपने अपना कंपाउंड माइक्रोस्कोप नॉर्मली एडजस्ट किया है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि हमें मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में मिनिमम मैग्निफिकेशन होती है लेकिन हम फिर भी इसे यूज करते हैं। ऐसे इसलिए होता है बिकॉज इस केस में जो स्ट्रेन होता है आई में वो कम लगता है। मैंने आपको कल ही समझाया था, अगर इमेज इंफिनिटी पे बन रही है तो इट इज मोर कंफर्टेबल फॉर आवर आई। ये हमारी आई के लिए ज्यादा कंफर्टेबल है कि हम ऑब्जेक्ट अगर दूर है, इमेज दूर बन रही है तो उसको हम आराम से देख सकते हैं। इससे हमारी आंखों में स्ट्रेस नहीं आता। इसको हम लोग कहते हैं कि रिलैक्स्ड आई से हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके। दैट इज द केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट। यहाँ पर मैग्निफिकेशन इससे ज्यादा जरूर है, ऑब्वियसली इससे ज्यादा मैग्निफिकेशन है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर फाइनल इमेज डी पे बन रही है और ये बहुत क्लोज है हमारी आंख के। तो इससे हमारी आई में क्या होता है, स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। एंड दिस इज द रीजन कि हम इसे यूज नहीं करते, इस नॉर्मल एडजस्टमेंट को यूज करते हैं
जबकि इसकी मैग्निफिकेशन उसके कंपैरेटिवली थोड़ी कम है, बट उस फैक्टर को हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं। कम है बट इतनी भी कम नहीं है कि उसे नेग्लेक्ट कर दिया जाए कि नहीं नहीं हमें तो मैक्सिमम ही चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हमें ये भी देखना है ना कि हमारी आई को भी कंफर्टेबल हो। तो अकॉर्डिंगली सबसे बेस्ट अरेंजमेंट जो है दैट इज नॉर्मल एडजस्टमेंट। इस केस के लिए मैग्निफिकेशन हमें मिनिमम मिलती है, लेकिन इट इज बेस्ट फॉर आवर आई। तो हम रिलैक्स्ड आई से ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं मैग्नीफाई करके। यस स्टूडेंट्स, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है बच्चों? Yes. सबको तो इन आवर नेक्स्ट क्लास, अगली बारी में हम लोग करने वाले हैं टेलीस्कोप, और वो हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का आखिरी टॉपिक होगा। माइक्रोस्कोप हमारा खत्म हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इनके रिजल्ट बच्चे याद रखने हैं सबने। बेसिक है विजुअल एंगल की कहानी। और अब हम लोग जाएंगे अगली क्लास में अपने टेलीस्कोप पर। उसे खत्म करने के बाद हमारा वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट हो जाएगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू।